नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आश्रय और परिवार के अंतर्गत मनुष्य के आश्रय अर्थात मानव के रहने के स्थानों की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा पक्षियों के विभिन्न घोंसले किस किस प्रकार के होते हैं। आशा करता हूँ वह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। आश्रय से तात्पर्य है ऐसा स्थान जहाँ मानव रहता हो। तो भारत में हम विभिन्न राज्यों की बात करेंगे, किस किस जगह किस किस प्रकार के आवास पाए जाते हैं। क्योंकि भारत में आप जब विभिन्न राज्यों में घूमने जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर राज्य में मानव के रहने के जो घर होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। अलग अलग तरह के घर रहने की वजह क्या है, अलग अलग तरह घर होने की वजह ये है कि आप अगर हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, या आप पहाड़ी राज्यों में जाएंगे, किसी में भी उत्तराखंड इत्यादि में, या आप मैदानी भागों में जाएंगे, या गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ जाएंगे, तो हर राज्य की भौगोलिक दशाएं अलग अलग हैं। कुछ जगह समतल मैदान है, कुछ जगह पहाड़ियाँ हैं, कुछ जगह मौसम बहुत गर्म है, कुछ जगह मौसम बहुत ठंडा है, कुछ जगह बारिश कम होती है, कुछ जगह बारिश ज़्यादा होती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि भारत के अलग अलग राज्यों में भौगोलिक दशाएं अलग अलग हैं। इसके अलावा वहाँ की जलवायु अलग अलग है और उन राज्यों में भवन निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी अलग अलग है। हर जगह ईंट सीमेंट इत्यादि नहीं पहुंच सकता, हर जगह आप बहुत हैवी मकान नहीं बना सकते, पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा भारी बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर सकते। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए अलग अलग राज्यों में मकान अलग तरह के पाए जाते हैं। तो आपके ईवीएस सेक्शन में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि किस राज्य में किस प्रकार का मकान पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं घर, मनुष्य का आश्रय। आश्रय दो प्रकार का हो सकता है आपका, स्थायी और अस्थायी। मान लीजिए आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपका स्थायी आश्रय है, स्थायी निवास है। लेकिन अगर आप पर्वतारोहण पर जाते हैं या कहीं पिकनिक इत्यादि पर जाते हैं तो आप कुछ समय के लिए टेंट इत्यादि का उपयोग करते हैं। तो जो आपका टेंट इत्यादि होता है वो आपका अस्थायी निवास है। या आपने देखा होगा आपके शहर के बाहर के इलाके में कुछ खानाबदोश लोग होते हैं जो कुछ समय के लिए शहर के बाहर रोड के दोनों साइड में आपने देखा होगा अपने टेंट लगा लेते हैं, कुछ समय वहाँ काम इत्यादि करते हैं, उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। या आपने देखा होगा आपके शहर में, गांव में मेले में बहुत सारे दुकानदार आते हैं या बहुत सारे सर्कस वाले या झूले वाले लोग आते हैं जो कुछ समय रुकते हैं वहाँ। तो रुकने के लिए वो टेंट लगा के उसमें रह लेते हैं और जब उनका काम खत्म हो जाता है, ये मेला समाप्त हो जाता है, तो वहाँ से टेंट उखाड़ के चले जाते हैं। तो आश्रय दो प्रकार के, स्थायी और अस्थायी। देखिए किसी भी घर का जो निर्माण होगा डिपेंड काय पे करेगा, भौगोलिक स्थिति पर, कि आप मकान किस राज्य में बना रहे हैं। पहाड़ी इलाके में बनाएंगे तो मकान अलग तरह का बनेगा, मैदानी भागों में बनाएंगे तो मकान अलग तरह का बनेगा, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ बनाएंगे तो अलग तरह का होगा, या जिस राज्य में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ मकान अलग तरह का बनाना पड़ेगा। तो मकान का निर्माण सबसे पहली चीज़ किस पर निर्भर करेगा, भौगोलिक स्थिति पर। दूसरी उस स्थान की जलवायु पर, कि वहाँ की जलवायु कैसी है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वर्षा ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा उस स्थान पर उपलब्ध निर्माणकारी सामग्री, उस स्थान पर जहां आप मकान बनाना चाह रहे हैं वह किस किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। अगर आप पहाड़ों पर मकान बनाना चाहते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा ईंटें, पत्थर या आपके लोहे की सरिया इत्यादि आपकी वहाँ पहुँचना मुश्किल है। तो एक कारक यह भी जिम्मेदार है कि जिस स्थान पर आप मकान बनाना चाह रहे हैं उस स्थान पर किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। जिस प्रकार की सामग्री होगी आप उसी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की सामाजिक या आर्थिक स्थिति क्या है, व्यक्ति के पास कितना पैसा है। सामाजिक स्थिति से मेरा तात्पर्य है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी है क्योंकि आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे जिनका मकान बहुत अच्छा नहीं होता, वो कच्चे मकानों में या ऐसे मकान जिनमें छप्पर पड़ा होता है उनमें रह रहे होते हैं। चूँकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, वो उनके आसपास निर्माण सामग्री उपलब्ध है, वहाँ आप अच्छा मकान बना सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। तो मकान निर्माण में या घर निर्माण की अगर बात करें तो पहला फैक्टर कौन सा काम करेगा, भौगोलिक स्थिति। यानी कि आप मैदानों में हैं, पहाड़ों पर हैं, जलवायु, वहाँ सर्दी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है या बारिश ज़्यादा होती है, उस स्थान पर उपलब्ध निर्माणकारी सामग्री के मकान बनाने से संबंधित क्या क्या सामग्री वहाँ उपलब्ध है और उस व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं भारत के कुछ राज्यों में किस किस प्रकार के मकान होते हैं। तो सबसे पहला घर है मिट्टी के घर। मिट्टी के घर आप देखेंगे, हालांकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं और हम लोग ज़्यादातर लोग उत्तर भारतीय हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। हमारे आसपास के क्षेत्र में, हमने अपने गांव में आज भी हम देखते हैं मिट्टी के मकान होते हैं। मिट्टी के मकान से अगर आपका प्रश्न सीटेट परीक्षा में आता है तो इसका आंसर होगा कि मिट्टी के मकान उन राज्यों में बनाए जाते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और यहाँ पे मोस्टली वो राजस्थान का एग्जाम्पल ज़्यादा देते हैं
हैं। चूँकि राजस्थान में रेगिस्तानी इलाका है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वहाँ मिट्टी के मकान ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन मिट्टी के मकान हम अपने आसपास भी देखते हैं। मैं खुद बचपन में जहाँ मेरा घर था गांव में, वो मिट्टी का मकान था काफ़ी हद तक। मिट्टी के मकान में जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की बनी होती हैं। और जब दीवारों को बनाया जाता है, देखिएगा नॉर्मल मकान आज आप देखते हैं तो वो क्या करते हैं, ईंट और सीमेंट लिया और एक दिन में दीवार काफ़ी ऊंची खड़ी कर दी। लेकिन किसी ज़माने में जब मिट्टी के मकान बनते थे तो उनमें समय लगता था कि मिट्टी इकट्ठी करते थे, फिर उसको पानी में घोलते थे, गारा बनाते थे, उस मिट्टी में भूसा मिलाया करते थे। क्योंकि मिट्टी में जब भूसा मिल जाता है तो मिट्टी थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। तो धीरे धीरे मिट्टी के ढेर को रख के एक दीवार बनाते थे। जब मकान तैयार हो जाता था तो उसकी छत पर या तो लकड़ियों की छत बनाते थे, झाड़ियों की, लकड़ियों की, आपने देखा होगा लकड़ियों के गार्डर जैसे होते हैं, या छप्पर डाल दिया करते थे। और मकान को चारों तरफ से गोबर से लीप दिया करते थे, जिससे कि उसकी मिट्टी में चटकन ना आए। कोई दीवार होती है, जैसे मान लीजिए आपके सामने बोर्ड लगा है, दीवार है, और कच्चे मकान पे क्या करते थे, गाय या भैंस के गोबर से उसको लीप दिया करते थे, जिससे कि मिट्टी, जो दीवार की मिट्टी है, वो टूट के हट ना जाए। इसके अलावा जो फर्श हुआ करता था मिट्टी के मकानों में, उसको भी गोबर से लीप दिया करते थे ताकि कीड़े इत्यादि ना आए। तो आप देखेंगे मिट्टी के घर कहाँ मिलेंगे आपको, गाँव में। किन राज्यों में, गर्मी वाले राज्यों में, खासकर राजस्थान में। दीवारें इनकी बहुत मोटी होती हैं, बहुत मोटी दीवारें होती हैं इनकी। इसके अलावा इनकी छतें काय से बनेंगी, मिट्टी घर की छतें झाड़ियों से या छप्पर से, खासकर छप्पर से बनी होती हैं। कुछ घरों की छतों में नीम या कीकर की लकड़ी, ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा कुछ मकानों में जैसे आपने देखा होगा गाटर पत्थर के जो मकान होते हैं, तो गाटर की जगह लकड़ी के बड़े बड़े बल्लियाँ टाइप की या पेड़ की शाखाएं डाल दिया करते थे। तो कुछ घरों की छतों में नीम या कीकर की लकड़ी लगाई थी, जिससे कि कीड़े ना लगें। नीम और कीकर की लकड़ी में खासियत होती है क्योंकि वो कड़वे होते हैं, तो उनमें कीड़े नहीं लगते। और समय समय पर इन मकानों की क्या की जाती है, लिपाई की जाती है, ताकि दीवार ना टूटे। मैंने अपने खुद घर में देखा है, मेरे घर में भी समय समय पर हर 2-3 महीने बाद, और ख़ासकर बारिश से पहले, बारिश के मौसम से पहले दीवारों को गाय या भैंस का गोबर और उसमें पीली मिट्टी मिलाने के बाद मिक्सअप करके उसको दीवार को लेपते थे। उससे ये होता था कि अगर बारिश का पानी पड़ेगा तो वो एक तरह से उस वॉल की सिक्योरिटी काम करेगा। तो इन घरों में क्या समय समय पर लिपाई होती है ताकि दीवार टूटे नहीं। फर्श को गोबर से लीपते हैं जिससे कि कीड़े ना आए, है ना, गोबर से लिपा हुआ फर्श तो कीड़े नहीं आएंगे। और जो दीवारें बनाते हैं उस मिट्टी को मजबूत करने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं, भूसा मिला देते हैं। आपने देखा होगा भूसा जो जानवर खाते हैं उस भूसे को मिला देते हैं। तो आपने देखा मिट्टी के घर। दूसरी बात करेंगे बांस या लकड़ी के घर। जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है उन क्षेत्रों में बांस या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। आपको हर एक घर का चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो बांस और लकड़ी घर खासकर भारत में अगर ईवीएस के एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछेगा सीटेट में, तो असम में, आप पहले राज्य देखिए असम, और असम के बाद देखिएगा आप बांस का घर। तो असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए वहाँ पर बांस के घर बनाए जाते हैं। घर कैसे बनाते हैं कि ज़मीन पर पहले बांस गाड़े जाते हैं, कई सारे बांस गाड़ने के बाद जब 6, 7, 8 फीट ऊंचे बांस हो जाते हैं, उन बांस के ऊपर मकान बनाए, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। बांस के ऊपर क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर बाढ़ आ जाए और चारों तरफ पानी भर जाए तो कम से कम वो बांस पानी में डूबेंगे तो आपका मकान ऊपर पानी से क्या रहेगा, सेफ रहेगा। क्योंकि उस इलाके में बाढ़ आ गई और आपका मकान नीचे से ही बना हुआ है तो डूब जाएगा पानी में, इसलिए वहाँ बांस या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर, जमीन पर पहले 10-12 फीट ऊंचे बांस के खंभे होते हैं और उसके ऊपर मकान बनाया ताकि बाढ़ से उन मकानों को नुकसान ना पहुंचे। और खासकर किस राज्य में, असम राज्य में। तो आपसे पूछा जाएगा बांस या लकड़ी घर किस राज्य में बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं। पत्थर या लकड़ी के घर जहाँ बारिश ज़्यादा हो और जहाँ बर्फबारी हो, जहाँ बारिश ज़्यादा हो, जहाँ बर्फ़बारी हो, खासकर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ बर्फ़बारी होती है, तो ऐसे घरों की दीवारें पत्थर से बनी होती हैं। और वहाँ क्या होता है, छत उनकी ऐसी ढालू छत होती है जिससे कि बर्फ़बारी हो और सारी बर्फ़ नीचे खिसक के आ जाए। क्योंकि छत अगर ऐसी होगी और उस पर बर्फ़ गिरेगी तो छत गिरने खतरा रहेगा। तो छतें कैसी होती हैं, इन पत्थर या लकड़ी घरों की छतें कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। पत्थर या लकड़ी घर कहाँ पाई जाएंगी, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ अधिक बारिश और बर्फ़, यानी कि बारिश हो रही है साथ में क्या हो रही है, बर्फ़ हो रही है। जबकि बांस या लकड़ी घर केवल कहाँ हो रहे थे, जहाँ बारिश ज़्यादा थी। लेकिन पत्थर या लकड़ी घर वहाँ जहाँ बारिश के साथ साथ बर्फबारी हो रही है। छतें कैसी होती हैं, ढलवा छत होती हैं, ऐसी छत होती है चित्र में आप देख पा रहे हैं। ऐसा मकान होता है जिससे कि बर्फ़ गिरे और नीचे खिसक जाए ताकि बर्फ़ पानी नीचे गिर जाए।
चूने की पुताई की जाती है, जो दीवारें होती हैं उन पर चूने की पुताई करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कीड़े मकोड़े ना आए। चूने की वजह से क्या होता है, जैसे हम कलई कहते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं आते। जैसे कि मिट्टी के घरों में हम गोबर की लिपाई कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पत्थर के मकानों में हम चूने की लिपाई करते हैं, चूने की पुताई करते हैं। ये मकान 1 मंजिला या 2 मंजिला होते हैं, या मकान 1 या 2 मंजिला होते हैं। और अगर 2 मंजिला मकान है तो नीचे वाला जो नीचे वाली जो मंजिल होगी, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर 2 मंजिला मकान है, 1 मंजिला भी हो सकता है, 2 मंजिला होगा तो नीचे का जो 1 मंजिल होगी उसमें सामान रखा जाएगा या जानवर रखे जाएंगे, ऊपर रहने का निवास होगा, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो ये मकान कहाँ मिलेंगे? लद्दाख में निचली मंजिल का उपयोग सामान या जानवर रखने के लिए किया जाता है। और ऐसे ही मकान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे मकान पाए जाते हैं। तो पत्थर या लकड़ी के घर, ऐसे जगह जहाँ बारिश ज़्यादा हो और बर्फबारी ज़्यादा हो, और इनकी दीवारों को चूने से पोता जाता है। 1 मंजिला या 2 मंजिला, नीचे की मंजिल जानवर और सामान रखने के लिए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ऐसे घर पाए जाते हैं। ईंट के मकान या ऊंची इमारतें जो समतल मैदान होते हैं उत्तर भारत के, जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, इस तरह के जो राज्य हैं जहाँ समतल मैदान है और जहाँ पे निर्माण सामग्री उपलब्ध है, वहाँ बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती हैं। ईंट के मकान, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, तो देखिएगा ईंट के मकान, ऊंची इमारतें समतल क्षेत्रों में या उत्तर भारत के मैदानी भागों में 1 मंजिले, बहुमंजिले, 1 मंजिल भी होती है, बहुत सारी मंजिलें होती हैं। और ऊंची इमारतें बड़े बड़े शहरों में बनाई जाती हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में कई 50-50, 60-60 मंजिला इमारतें बनाई जाती हैं, क्योंकि इन शहरों में जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, रहने के मकान कम हैं, इसलिए कई सारे बहुमंजिला मकान यहाँ बनाए जाते हैं। अगले मकान की अगर बात करें तो बर्फ़ का घर और इग्लू। आप देखेंगे जो ठंडे प्रदेश आपके होते हैं, जैसे अलास्का, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, ये सब आपको वर्ल्ड के मैप में मिल जाएंगे। मैं यहाँ एक क्षेत्र लगा रहा हूँ अलास्का, साइबेरिया का और ग्रीनलैंड का। तो आप देखेंगे इन एरिया में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और यहाँ पे एस्कीमो शिकारी पाए जाते हैं। एस्कीमो शिकारी पाए जाते हैं। ये शिकारी क्या करते हैं, जब ये शिकार पे निकलते हैं तो ये टेम्परेरी घर बनाते हैं, बर्फीले इलाकों में टेम्परेरी घर बनाते हैं। अब आप इस घर का चित्र देखिए, क्या करते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े ब्लॉक को लगाते हैं, बड़े बड़े चौकोर, हम जो सिल्लियाँ कहते हैं, जिन्हें हम अपने लोकल लैंग्वेज में बर्फ़ की सिल्ली कहते हैं। तो हम बर्फ़ के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रख कर ये घर बनाते हैं। और ये घर जो होता है गुंबदाकार होता है, और गुंबदाकार के साथ साथ इसका जो दरवाज़ा होता है बहुत छोटा होता है। उसकी वजह है, छोटा होने की वजह ये है कि अंदर की गर्मी बाहर ना आने पाए। अब आप कहेंगे बर्फ़ का घर है तो ठंड नहीं लगती। देखिएगा बर्फ़ जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, बर्फ़ जो है ऊष्मा की कुचालक होती है। तो बर्फ़ ना गर्मी को बाहर आने देती है, ना अंदर बाहर से सर्दी अंदर जाने देती है, इसलिए अंदर गर्मी पर्याप्त बनी रहती है। घर का दरवाज़ा छोटा इसलिए होता है ताकि ज़्यादा गर्मी बाहर ना आ जाए। तो ये अब देखेंगे बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ़ के टुकड़े, जो मैंने आपको सिल्लियाँ बताई, को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। कौन बनाते हैं? ये एस्कीमो शिकारी। इनके पास कुत्ते होते हैं, शिकारी कुत्ते होते हैं। मछली की हड्डियों से बनी एक गाड़ी होती है ना, इनका हथियार हार्पून कहा जाता है। ये बात हम कोर वर्ल्ड ज्योग्राफी में करेंगे। एस्कीमो शिकारी साइबेरिया, अलास्का, ग्रीनलैंड इत्यादि में पाई जाती है। ये इनका अस्थायी निवास है, टेम्परेरी निवास है। इन एस्कीमो शिकारियों का ये अस्थायी निवास है। इसके अलावा देखेंगे गुंबद के आकार का, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि गर्मी बाहर ना निकल पाए। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। जो बर्फ़ की दीवारों में जो हवा फंस जाती है वो क्या करती है, कुचालक का काम करती है। ना अंदर की गर्मी बाहर आने देती है, ना बाहर की सर्दी अंदर आने देती है। तो आपने देखा बर्फ़ का घर। अब बात करेंगे हाउस बोट और डोगा, लगभग एक सी चीज़ें हैं और दोनों ही जम्मू कश्मीर, केरल इत्यादि में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, कई सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी। एक बहुत ही प्रसिद्ध मूवी है कश्मीर की कली, शम्मी कपूर उसमें थे। तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, उसमें आपने देखा होगा कई सारे शिकारे, इनको शिकारा कहा जाता है, हाउस बोट कहा जाता है। तो हाउस बोट लकड़ी का घर होता है जो हमेशा काय पे रहता है, पानी पर, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। खूबसूरत नक्काशी होती है, ध्यान रखिएगा, हाउस बोट पर खूबसूरत नक्काशी होगी, लेकिन डोगा भी पानी में होगा, लेकिन डोगा पर नक्काशी नहीं होगी। हाउस बोट और डोगा एक सी चीज़ें हैं, दोनों ही पानी पर रहती हैं, लेकिन हाउस बोट में नक्काशी होगी, लेकिन डोगा में नक्काशी नहीं होगी। हाउस बोट केरल और कश्मीर दोनों में होगा, केरल कश्मीर दोनों में होगा, लेकिन डोगा केवल कश्मीर में मिलेगा। हाउस बोट पर्यटकों के लिए होता है, जबकि डोगा वहाँ के लोगों के निवास के लिए होता है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। दोनों ही हाउस बोट जैसे ही हैं, पानी पर रहते हैं, लेकिन हाउस बोट में नक्काशी होती है, डोगा में नक्काशी नहीं होती। हाउस बोट पर्यटकों के लिए होते हैं,
और हाउस बोट कश्मीर और केरल दोनों में पाए जाएंगे, जबकि डोगा कश्मीर में पाया जाएगा। नक्काशी नहीं होती डोगा पर। तो हाउस बोट देखिएगा, लकड़ी का घर होता है, हमेशा पानी पर रहता है, खूबसूरत नक्काशी होती है, 80 फीट तक लंबा हो सकता है, लंबाई इसकी 80 फीट तक हो सकती है। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी खत्मबंद कहलाती है। खत्मबंद, ध्यान रखना, पूछा गया प्रश्न है खत्मबंद। जो कश्मीर के हाउस बोट हैं वहाँ जो नक्काशी होती है उस नक्काशी को खत्मबंद कहते हैं। हाउस बोट केरल और कश्मीर के लिए कश्मीर में होते हैं और पर्यटकों के लिए होते हैं। यानी कि हाउस बोट कश्मीर में भी होंगे, केरल में भी होंगे और किसके लिए होंगे? पर्यटकों के लिए होंगे। डोगा वही चीज़ बता रहा हूँ, कश्मीर में है लेकिन नक्काशी नहीं होती। नक्काशी आप जानते हैं ना, लकड़ी पर जो डिज़ाइन होती है उसे नक्काशी कहते हैं। और हाउस बोट में स्थानीय लोग निवास करते हैं और उनके लिए अलग अलग कमरे वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, हाउस बोट और डोगा दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। अब बात करेंगे टेंट की। अस्थायी निवास है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से निर्मित होता है। टेंट की अगर बात करें, कुछ लोग प्लास्टिक की जो त्रिपाल होती है उसका टेंट बना लेते हैं, कुछ लोग कपड़े का टेंट बनाते हैं। जो पर्वतारोही पर्वतों पर जाते हैं वो क्या करते हैं, प्लास्टिक की 2 पतली पतली शीटों का बनाती हैं। एक शीट प्लास्टिक की, उसके ऊपर एक शीट और लगाती हैं। उसकी वजह है नॉर्मल फिजिक्स है। आपको ठंड लग रही है और आपके पास एक रजाई है, उससे ठंड नहीं रुक रही है आपकी, तो आप एक काम करिए, 2 पतली पतली चादर ओढ़ लीजिए। जब आप 2 पतली पतली चादर ओढ़ेंगे उससे क्या होगा कि 2 पतली पतली चादरों के बीच में जो हवा होगी वो कुचालक का काम करेगी, तो सर्दी को अंदर नहीं आने देगी और गर्मी को बाहर नहीं जाने देगी। जैसे मैंने बताया, बर्फ़ का घर जो इग्लू में दीवारों के बीच में जो हवा फंस जाती है वो ऊष्मा के कुचालक का काम करती है कि अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देगी और बाहर की सर्दी को अंदर नहीं जाने देगी। इसीलिए क्या होता है, पर्वतारोही क्या करते हैं, जब अपना पर्वतों पर टेंट लगाते हैं, जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो टेंट वो 2 पतली पतली शीट का लगाते हैं कि 2 पतली पतली प्लास्टिक की शीटों के बीच में जो हवा चली जाएगी वो हवा गर्मी को अंदर से बाहर नहीं जाने देगी और वो सुरक्षित आराम से सो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अस्थायी निवास है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से टेंट को बनाया जाता है। शहरों में गरीब और खाना बदोश लोग काय का टेंट लगाते हैं, प्लास्टिक का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप शहर के बाहर जाएंगे, बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है, शहर के बाहर ही जब शहर ख़त्म होता है और बाहर जब रोड आप जाते हैं तो वहाँ आसपास हम देखो कुछ लोग होते हैं जो टेंट बना कर रहते हैं अस्थायी रूप से। वो आपने देखा होगा, तवे, कढ़ाई इत्यादि बर्तन बना के अपने हाथों से बेचते हैं, है ना। तो ये सब वही टेंट यूज़ करते हैं। कहीं कहीं कपड़े के बने टेंट भी यूज़ करते हैं। पर्वतारोहियों के टेंट 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से बनी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्वतारोही 2 प्लास्टिक की शीट बनाते हैं जिससे कि उसमें हवा, जो अंदर दोनों शीट के बीच जो हवा हो वो गर्मी को बाहर ना जाने दे। अब जानने का यह इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, लद्दाख के चांगपा जनजाति, लद्दाख में जनजाति रहती है, चांगपा जनजाति रहती है लद्दाख में। हम इसकी बात ज्योग्राफी में करेंगे। यहाँ के लोग, एक जानवर होता है याक, आपके सामने याक दिखाई दे रहा है, याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं। याक जो जानवर है उसकी बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं। और वो टेंट क्यों बनाते हैं, लद्दाख में ठंड बहुत पड़ती है और लद्दाख में ठंड की वजह से ये टेंट इन याक जनजातियों के अस्थायी निवास है, क्योंकि ये जनजाति आज यहाँ कल वहाँ ये भेड़ों को पालती हैं। तो ये चूँकि पहाड़ी इलाके में ठंड बहुत पड़ेगी तो इनका टेंट जो होता है, याक जो जानवर है याक, इसके बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे रेवो कहते हैं, क्योंकि इसकी जो बालों की पट्टियाँ होंगी उससे गर्मी रहेगी और उन्हें उसमें ठंड नहीं लगेगी। तो याद रखिएगा, लद्दाख की चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे रेवो कहते हैं। हवेली, महल या किले आप जानते हैं, राजा महाराजा। और एक बहुत मशहूर डायलॉग है हवेली पर आना, अमरीश पुरी का, तो आपने सब देखा ही होगा। तो हवेलियाँ राजा महाराजा बहुत अमीर लोगों की होती हैं और हवेलियों में आपने देखा होगा दीवारों पर, उनकी छतों पर, उनके खम्भों पर बहुत खूबसूरत नक्काशी होती है। राजा महाराजा, जमींदार या अमीर लोगों की हवेलियाँ या महल या किले होते हैं। बड़े बड़े कई कमरे होते हैं इसमें हवेली में, छतों, दीवारों, दरवाज़ों की और खम्भों पर क्या होती है, नक्काशी होती है। और पत्थरों और लकड़ियों का बहुत ज़्यादा उपयोग इसमें किया जाता है। बहुत बड़ी हवेली होती है। एक हवेली आपके सामने है, तो आपने देखा मिट्टी के घर, बांस लकड़ी के घर, पत्थर या लकड़ी के घर, ईंट के मकान, ऊंची इमारतें, बर्फ़ का घर, इग्लू, हाउस बोट, डोगा, टेंट, हवेली, महल या किले। आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आपका 1 नंबर का प्रश्न हर हाल में EVS में पूछा जाएगा। थैंक यू।